तो छोड़ के आगे बढ़, 8 कर 9 कर, जब मैं 7 बोलूंगा तो सुन लियो। चलो अभी सुन लो, सामने देखो। चलो गेम अब आपको भी सिखा देते हैं, इस बैच में अभी तक बोली नहीं थी, मेरे बोलते के साथ जो रुका नहीं पीछे वाला खींच के उसे 1 लगा देगा। ठीक है भैया, तैयार रहना सारे। ठीक है, मेरे बोलते के साथ हर बार इमीडिएट रुकना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण, मेरे पीछे कोई नहीं है। 6 years ago the ratio of ages of कुणाल एंड सागर इज 6:5। 6 साल पहले से शुरू किया कि कुणाल और सागर की एज की रेशियो क्या है, 6:5। तो 6 साल पहले से मानना शुरू कर दो। रेशियो है तो हाईएस्ट कॉमन कटा होगा, वापस ले दो, 6 साल पुरानी एज अज्यूम हो गई। अच्छा, कई बार स्पीड में घटिया गलती हो जाती है। अब मान लो, उसको छोड़ो, ये क्या कह रहे हैं, मान लो मैं कह दूं 5 साल बाद पहला दूसरे की एज का डबल हो जाएगा, तो कई बार ना बच्चे यहीं से 5 साल आगे भागता है, अरे ये 6 साल पुरानी बात है। मैं बोलूं 6 साल पहले तो ये था और 5 साल आगे ही हो जाएगा, तो प्रेजेंट को कौन ध्यान देगा। प्रेजेंट एज मान लो एक्स है, तो 6 साल पीछे वाली एक्स माइनस 6 थी और 6 साल आगे वाली एक्स प्लस 5 है। अभी ध्यान से सुनना सर, 6 साल पहले की एज मान ली है, तो वो बोलते हैं 4 साल बाद। भाई 4 साल बाद के लिए आपको पहले प्रेजेंट में आना पड़ेगा, और 6 साल पीछे से आप प्रेजेंट एज लिखोगे तो प्रेजेंट आने में 6 आगे आ गया, यानी फर्स्ट की एज हो जाएगी 6x + 6 और सेकंड की एज हो जाएगी 5x + 6। और 4 साल बाद यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद और 4 बढ़ जाएंगे, यानी ये एज हो जाएगी 6x + 10 और ये एज हो जाएगी 5x + 10। और 4 साल बाद उसने क्या कहा है, दोनों की एज की रेशियो क्या है, 11:10। ठीक है, तो 4 साल बाद दोनों की एज हम निकाल चुके हैं, रेशियो है 11:10। क्रॉस करोगे एक्स आ जाएगा, जोन सी एज पूछे वहीं पुट कर दो, एज आ जाएगी। कंफ्यूजन है तो बोल देना। यही क्या होगा, 6 से 4 सीधा ही ऐड करा होगा, वही गलत कराएगा क्वेश्चन। दिक्कत है तो बोलना। $60x + 100 is equal at 55x + 110. 5x is equal at 10, x equal at 2। पूछा है सागर की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ही निकालना भैया। सागर की प्रेजेंट एज ये है, सागर की प्रेजेंट एज 5x + 6, 5 × 10 + 6, 16 ईयर आ गई। ए पार्ट जिसने निकाल लिया जरा क्रॉस वेरीफाई करा दो, ये आया 16 साल। आपने पहले पढ़ा, आप कंफर्टेबल रहोगे क्वेश्चन में, चाहे करा नहीं करा। आपने मैंने बोलना शुरू करा उसके बाद पढ़ा तो आपको तकलीफ बन सकती है टॉपिक में, तो थोड़ा तेजी दिखाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत स्लो, हर बच्चा बढ़िया कर पाएगा, बस पहले रीड कर लेना जल्दी करके। हो गया, 7th कोई कर रहा है तो बता दें। 8th रोको, सामने देखो, कोई भी बात ना पहली लाइन में फंस रही है तुम्हारी, कोई ऐसी चीज दे दी है कि इक्वेशन बन रही है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो यही तो झंझट है। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन के लिए टाइम लगेगा, 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, सॉल्व करके बहुत टाइम लगेगा। तो ना मतलब एकदम से फाइनल नहीं करना, तो क्वेश्चन लिख ही दो। जैसे उसने कहा जयंत, प्रेम और सारांश की प्रेजेंट एज का टोटल यानी सम 93 है। अब ये रिलेशन तो 3 वेरिएबल वाला हो जाएगा भैया, कि अब 1 वेरिएबल तो ले ही नहीं सकता मैं, एक्स वाई जेड बोलूं तो तीनों की एज का टोटल लिखूंगा, तो 3 वेरिएबल इक्वेशन तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसको होल्ड कर दो ना, इसको भी फाइनल मत करो, बाद में देखते हैं ना, आगे बढ़ो। 10 साल पहले एज की रेशियो 234 है, जो भी जरा भी शान है सर, यहाँ ना हमें 1 वेरिएबल मिल गया। प्रेजेंट की तो एज 1 वेरिएबल से नहीं बोल पा रहे, लेकिन 10 साल पहले तीनों की एज की रेशियो 2:3:4 है। हाईएस्ट कॉमन रेशियो में काटा होगा एक्स बोल के दो सबको, तो 10 साल पुरानी एज तो 1 वेरिएबल आ गई, तो भाई प्रेजेंट भी आ जाएगी। प्रेजेंट आने में 10 साल आगे जाना है तो 10 ऐड कर दो, 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10। ठीक है भैया, और अब आपको इक्वेशन x की मिल गई डायरेक्ट। 4 + 3 7x + 2x 9x, 10 तीन बार ऐड करा 30 इज इक्वल है 93, 9x = 93 - 30 63, 9 7 63, x क्या आया 7। सारांश की प्रेजेंट एज पूछी है, सारांश की प्रेजेंट, यहाँ x पुट कर दो, 4 × 7 + 10 38 ईयर।
ठीक है भैया, डी पार्ट। प्रेजेंट अच्छा, नहीं नहीं नहीं, लिख भी सकते हैं। अब अकाउंटेंसी में सोचोगे तो आप तो लिख के आ रहे हो, मना कैसे करोगे? एक्स का हिस्सा टोटल में बोले तो 4 3 7 2 9, 2/9 है। वाई का 3/9, 9 में 3 हिस्से हैं, इसका 9 में से 4 हिस्से हैं। लेकिन वो टोटल चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मान ले एक बारी ये 10 साल पुरानी नहीं होती है, यहाँ वाली होती है, तो यानी टोटल 9 हिस्सों में से 2 हिस्से 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 तो इसका 2/9 ही कर देता है। करा तो है मुझसे इतना बरबर है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग समय की बात है ना। हाँ भैया बोलो बोलो। अच्छा चलो भाई, क्लास और 7 मिनट ऊपर हो गए, जल्दी से चलो जनरल वाले। बबे बना रही हो दोस्त इस मीटिंग में, वैसे तो दूसरी लॉगिन करते हैं यार। डोमेन वाले से आ बोल रहे, डोमेन वाला कल वाला लिंक होगा, उसी से आ जाना। ओके सर। हाँ जिनकी फीस सबमिट नहीं है अपनी फीस सबमिट कराएंगे। मैंने वो वाले ब्लॉग में फीस सबमिट करा दी। सर सॉरी यार, कुछ गलत बोल दिया। नहीं गलत कुछ नहीं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। गलत आप सोच भी नहीं सकते बोलोगे। मैं आपको जानता हूँ, नहीं हो गया। असाइनमेंट सबके पास है? कोई कल एब्सेंट हो, असाइनमेंट ना हो? शेयर कर ले दोस्त सभी को। कृतज्ञ किसी बच्चे के साथ बैठ दोस्त। अटेंडेंस शीट फिल कर देना, फर्स्ट शीट डोमेन वाली है। स्पीड में चलेंगे, कल प्रॉपर्टी सारे हो गए। क्वेश्चन लास्ट ये वाला किया था, एबीसी की वैल्यू निकाली थी -1। ठीक है ना, सामने देखो। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे ही नहीं है। कल कुछ नई प्रॉपर्टी बताई है और अभी सारी नहीं भी बताई है, उस पर डिपेंडेंट है। बहुत है तुमने बरबर के कर रखे हैं, तो जो नए क्वेश्चन है थोड़ा होल्ड करके करते हैं। सामने ध्यान दीजिए, एबीसी एपी में है, तो कोई भी कंडीशन दी हो ना कभी भी, वो यूज होगी क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन अटक रहा हो तो उसको जरूर सोच लेना। तो सर एबीसी एपी में इसका क्या मतलब? 10th क्लास से आपको पता है, नंबर एपी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, डिफरेंस सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी ये इक्वल है, यही कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर इससे मेरा क्वेश्चन बन गया तो मैं इसी से बना दूंगा, और मैं फिर भी नहीं सोच पाया तो सिंप्लीफाइड तो कोई भी कर सकता है। बी प्लस बी, टू बी इक्वल है ए प्लस बी इक्वल है ए प्लस सी बाई टू। बी अर्थमेटिक मीन है ए और सी का, तो ए प्लस सी बाई टू होना चाहिए, जिसकी ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, मतलब अभी इसी पे होल्ड करो आप, सामने देखते रहो। अब उसने बोला इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कल मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे चुका हूं जो आपने 12th में तो बहुत यूज नहीं की है। तो पहले नॉर्मल मैथ सोचो, सर एक्सपेंड कर देते वैल्यू आ जाएगी। यार ये इतने बड़े बड़े नंबर एक्सपेंड करने में कहां पहुंचेगा, वो तो निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और मैंने कहा था किन्हीं भी दो रो को आपस में माइनस करो।
डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो, एक रो में दूसरी माइनस कर दो, उस रो के एलिमेंट बदल जाएंगे लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी जो पहले आनी चाहिए। ये क्लियर है सबको? ठीक है। लेकिन अब बच्चा बोल रहा है सर माइनस तो कर लूं, जैसे R3 को चेंज करता हूँ R3 माइनस R2 मान लो मैं ऐसे करूँ तो भैया x x कट जाएंगे कुछ ना कुछ, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और मैं सर R2 को चेंज करूँ R2 माइनस R1 तो x कट जाएंगे। कोई कुछ और सोच रहा है, बोल रहा है C1 माइनस C2 कर लूं तब भी तो कट जाएंगे x, C2 को चेंज कर लूं C2 माइनस C3 तो भी तो x कट जाएंगे। वो भी सारी बातें ठीक है भाई, कैसे भी हल हो जाएगा। तो हम किस डायरेक्शन में जाएं, उस गिवन को भी तो यूज करना है हमने, उसके बिना तो क्वेश्चन होना नहीं है। तो वो हिंट दे रहा है b माइनस a, वो हिंट दे रहा है c माइनस b, यानी मैं R3 को चेंज करूंगा R3 माइनस R2 तो c माइनस b तो कहीं ना कहीं बनेगा ही, और R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस R1 तो b माइनस a तो कहीं ना कहीं बनेगा ही। फिर देखते हैं बात बनी कि नहीं बनी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले तीन प्रॉपर्टी और ऐड करनी है आपको। ये आपने ऐसे वैसे हमने शुरू में बोली तो थी लेकिन ये यूज नहीं हुई सारे साल ना, जैसा नया मैथ था और कुछ ने शायद पढ़ी भी ना हो, तो ध्यान से देख लेना, सिर्फ सोचने में ही दिख जाएगी। प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए, किसी डिटरमिनेंट की एक पूरी रो जीरो, कोई भी एक रो, पूरी एक रो जीरो या पूरा एक कॉलम जीरो, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने पे हमेशा आंसर जीरो आएगा। क्योंकि आप सारे बच्चे जानते हैं किसी 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने के लिए 6 तरीके होते हैं। किसी भी रो से एक्सपेंड कर लो, किसी भी कॉलम से कर लो। अब पहली रो से एक्सपेंड करोगे सारी जीरो है तो आंसर जीरो ही आना है, पहले कॉलम से एक्सपेंड करोगे सारी जीरो है तो आंसर जीरो ही आना है। तो कोई भी एक पूरी रो या कोई भी एक पूरा कॉलम जीरो तो आंसर क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी, अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। हम सोच सकते हैं, इसलिए सोच के ही तैयार करना, ऐसे रखना। सर ये तो मैं सोच ही पा रहा हूं, कौन सोच पा रहा है? सर आपने कहा किसी भी एक रो में दूसरी रो माइनस कर सकते हैं। अब दो रो आइडेंटिकल है मान लो, तो R1 माइनस R2 करो तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो के ऊपर वाली सारा जीरो हो जाएगा। C1 माइनस C2 करो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर भी एक्सपेंड करके जीरो आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी डिटरमिनेंट की दो रो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, ध्यान दो ये एबीसी है तो ये इसका के टाइम है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई भी दो रो प्रोपोर्शनल है या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो भी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? किसको दिख रहा है सर? होगा ही। एक प्रॉपर्टी आजकल में तो मैंने नहीं बोली लेकिन पहले कभी सुनी होगी आपने, ये तो आपको पता ही है। आजकल जो आप सुन रहे हो, किसी एक रो में दूसरी रो को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक रो में दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी प्लस या माइनस कर सकते हैं, तब भी वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है। यानी मैं R1 को चेंज करूं R1 माइनस के टाइम ऑफ R2, इसका के टाइम करके यहां माइनस कर दो, तो के टाइम करो, के माइनस कर दो जीरो, के भी माइनस कर दो जीरो, के सी माइनस कर दो जीरो, सारी रो जीरो, आंसर जीरो। तो फिर ये भी करना थोड़ी पड़ेगा, ये भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो सारी प्रॉपर्टी पढ़ते ही हैं, तो कि दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे का के टाइम हो, कांस्टेंट टाइम हो, तो भी डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, जीरो। पहले तीन प्रॉपर्टी ऐड कर लो, क्वेश्चन तो यूं ही हो जाते हैं जब प्रॉपर्टी की समझ होती है। डोमेन में नाम नहीं लिखा था, फर्स्ट शीट थी ना, एक ध्यान से यहाँ देखो, लिखा नाम आपका, इसमें नहीं लिखा तो नीचे लिखा। जीरो वाली हाँ? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाइंग टर्म कॉमन होती है। प्लस में हम कोई भी नंबर, जैसे 2 + 3 लिखा है तो 2 + 3 में से मैं 2 बाहर नहीं निकाल सकता, 2 के पास तो 2 है, 3 के पास तो नहीं है ना। और 2 × 3 हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 × 3 का मतलब 6 होता है, 6 में से 2 निकाला तो 3 बचा, वहां ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, प्लस में दोनों के पास जब 2 हो, x + 1 में दोनों के पास x हो तो x कॉमन आ सकता था, दोनों के पास नहीं। ठीक है ना भैया? ओके भाई, आंसर तो सिंगल लाइनर है, वैसे ही दिख रहा है आंसर जीरो है, लेकिन वो समझने के लिए किसी को भी दिखेगा, वो पहले प्रॉपर्टी की समझ होनी चाहिए।
ठीक है, करना कुछ भी नहीं है वहां, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं हुई ना 12th में, तो पहले इस पे ध्यान लगाया हमने। अब सुनो, आप जीरो वाली 3 प्रॉपर्टी है बोल लो ताकि इस पे आपका एक्सपर्टीज आ जाए। बोलो एक डिटरमिनेंट की पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो तो आंसर, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो, और एक रो या एक 2 रो या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो तो, यही 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। सामने देखो ध्यान से। तो सर गिवन को तो यूज कराना ही है ना सर, तो अपन क्या कर रहे हैं, बच्चे ने बोला भैया R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 माइनस R2। ध्यान से देखो, सामने देखो, पेन मत चला लेना। R3 माइनस R2, x माइनस एक्स कट जाएगा, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा यहाँ 1, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, x माइनस एक्स कट जाएगा, c माइनस b तो लिखना पड़ेगा, यानी R3 चेंज होकर आ जाएगी। R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, x माइनस एक्स कट हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ये कट जाएगा 3 माइनस 2 1। देखो आइडेंटिकल आ रहा है, तो अगर 2 आइडेंटिकल आ गई तो ऐसे जीरो हो जाएगा। सर x माइनस एक्स कट गया, ये आ गया b माइनस है। ठीक है, पहला एलिमेंट सेम, दूसरा एलिमेंट सेम, तीसरा b माइनस a c माइनस b गिवन के अकॉर्डिंग सेम, यानी आंसर क्या आ गया, करना तो कुछ भी नहीं। एक ना अगली क्लास से आप पेंसिल भी साथ रखिए, देखिए टाइम बचाइए। जैसे ये इस पे कितनी जल्दी हो गया, एक बार क्वेश्चन लिखोगे फिर उसका सॉल्यूशन लिखोगे, तो उसी पे आपने पेंसिल पे छोटा छोटा जैसे मैंने करा रहा हूँ, पेन चला लिया, समझ में आ गया। 4 दिन पहले रिवीजन, बाद में रिवाइज करोगे, उसी को देख लिया, ध्यान आ गया, बस काफी है। बार बार लिखने का टाइम क्यों लगाना है, नए क्वेश्चन करना। समय तो हमारे पास ज्यादा तो है ही नहीं, कमी है, जितना भी मिल जाए कमी है। पूरे साल में हमने 12th मैथ्स तैयार नहीं करी, अब हम 1 सवा 1.5 महीने में 2 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखो, अब देखिए कुछ ना सुन के छोड़ दो, अटेम्प्ट मत मारना भैया, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। डिटरमिनेंट 3 के इक्वल x पूछ रहा है, तो डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल इक्वल 3x आ जाएगा, करके बैठे होंगे, आंसर बोलते रहना। 7 किसी को कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन में, ऐसे बोल के छोड़ रहा हूँ, आपको नहीं पता लग रहा तो कह देना, अटेम्प्ट करेंगे हम, शर्माते मत रहना, जबरदस्ती मत बैठना, ठीक है, हो जाएगा ना सबको। नेक्स्ट x7 आंसर मार्क करते चलना, मान लो ना निकाला भाई, क्या करा 7 कौन बोला, कंगना अब तो जवाब भी नहीं दे रही, गायब ही हो गई, बोल रहे मैं तो हुई नहीं इस बैच में। अरे इतना घटिया कैसे गलत करोगे ये बताओ। 4x प्लस 8 माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल है 3, ये x माइनस 7 इक्वल 3। इतनी देर में तो हम आपसे पूछें तो फिर खुद ही ना कर ले, अगर आपने गलती बोलना है तो। ठीक है भैया, आंसर आ गया 10। नेक्स्ट, हाँ जी ध्यान दो ध्यान दो। सर डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। आप पहली उसी रो से एक्सपेंड करते हो जिसके पास सबसे ज्यादा जीरो, क्योंकि जीरो की तो कैलकुलेशन लगेगी नहीं, तो आपने पहली रो से एक्सपेंड करा। पहला एलिमेंट क्या है 1, रो कॉलम छोड़ा, बचे हुए का डिटरमिनेंट सॉल्व करा, डायगोनल की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस फॉर्मूले का ऑफ डायगोनल माइनस sin स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। आगे तुम्हें करना नहीं, जीरो ही होना है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, 1 into 1 1 होता है, आंसर क्या आ गया 1। हाँ जी, बढ़िया बच्चे से पूछते हैं, निष्कर्ष का फ्रेंड, बहुत बढ़िया बच्चा है। चलो आप बताओ। ठीक है, जीरो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसे देखने में तो अजीब लगेगा सर, इतना मुश्किल है, आसान कैसे हुआ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होनी चाहिए, 1 by 1 3 by 3 5 by 5। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे डेफिनेशन तो याद होगी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन ऐसे देखने से एकदम से पहचान में भी नहीं आती बच्चे को। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, 1 2 पोजीशन में कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी, तो 1 2 का ट्रांसपोज 2 1 होती है, तो न्यूमेरिकली सेम होती है, साइन उल्टे आते हैं, ये ध्यान देना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 1 3 पोजीशन में कुछ भी लिख रहा हूँ तो 3 1 न्यूमेरिकली सेम होती है, साइन उल्टा होता है। 2 3 पोजीशन में कुछ भी लिख रहा हूँ, 2 3 का ट्रांसपोज 3 2 होता है, न्यूमेरिकली सेम होता है, साइन उल्टा होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेचर। ये क्लियर है, वापस आ जाना। तो उसने तो बोला भैया डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दे, मैं एक्सपेंड करने बैठता हूँ, मेरे को ही तकलीफ लग जाएगी, तो मैं ध्यान से देखा यार, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, b माइनस ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूं, a माइनस b, 1 3 3 1 साइन उल्टे, 2 3 3 2 साइन उल्टे, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड हो 3 by 3 5 by 5, ऑर्डर भी सर 3 by 3 है, तो उसका डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या आता है, जीरो प्रॉपर्टी। कोई कंफ्यूजन?
जो आंसर बोल सकता है बोल दे। बी पार्ट। बहुत ध्यान से सुनना, सारे रोक दो, थोड़ा फोकस करना। ये तो फिर भी थोड़ा सा हल्का है कि जरा सा मैं ढंग से पढ़ भी दूंगा ना, आप बोल दोगे सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मेरे को पता है। लेकिन जो कर पा रहे हैं उनको भी परेशान किया जा सकता है। सामने देखो भाई, इधर उधर में जाओ, पहले इधर ध्यान दे भाई, हमारे से। हाँ ध्यान से सुनना, उसको छोड़ दो आप, अभी क्वेश्चन पर ध्यान दो, मत दो। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, पोजीशन वगैरह सब जानते हो, A11 A12 मान लो 3/3 का लिख दो। मैं इसका एडजॉइंट पूछूं तो आप क्या करते हो? पहले आप हर एलिमेंट के कोफैक्टर लिखते हो। कोफैक्टर को मैं सी से लिखता हूँ, एनसीईआरटी या कुछ टीचर या कुछ बच्चे कैपिटल ए से लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, कैपिटल ए से भी कोफैक्टर को लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं। तो सर पहले हम एडजॉइंट लिखते थे तो पहले सारे कोफैक्टर लिखते थे, नो पोजीशन के कोफैक्टर। फिर ये कोफैक्टर से जना बना जो मैट्रिक्स है इसका क्या मारते थे? ट्रांसपोज। इतना लिखते नहीं थे, कर माइंड में देते थे, लेकिन फिर भी पता तो होगा कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का क्या करते थे? ट्रांसपोज। और वो जो आता था उसे हम क्या कहते थे? पहले इतनी बात याद है, ठीक है। अब मैंने कभी कहा कि आप किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, या किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल दो। तो बच्चा तो ना इतना वो हो जाता है कि मान लो मैट्रिक्स भी हमने दे रखा है कुछ भी रैंडम, वो नो कोफैक्टर लिखेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा, तो टाइम खराब हो गया पूरा का पूरा। अरे हम कह रहे हैं इसके कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछ रहे हैं नहीं तुमसे, और एडजॉइंट के डिटरमिनेंट का तो फॉर्मूला है भाई तुम्हारे पास, ये तो तुमने भर भर के पढ़ा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। तो ये थोड़ा ही है कि तुम्हें कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट तुम निकालोगे तब जाके आंसर आएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन अभी मैं पूरा कह नहीं पाऊं, इसके भी पिताजी क्वेश्चन आते हैं। एक अलग प्रॉपर्टी सुनिए, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होता है? सेम। देखो आसान पूछना होगा तो कोई रैंडम मैट्रिक्स दे दिया, मैंने बोला इसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज से बने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो बच्चा बस ध्यान से पढ़ेगा ही तो, सर कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट होता है, उसका डिटरमिनेंट पूछ रहे हो तो फॉर्मूला होता है, बस ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और फिट कर दिया, आंसर आ गया। और मेरे को आपको परेशान करना होगा तो किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का डिटरमिनेंट निकालो, कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ट्रांसपोज की बात ही नहीं कर रहे। तो अब बच्चा बोलेगा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं तो मतलब एडजॉइंट नहीं है ना, तो आप तो फिर डिटरमिनेंट पूछ रहे हो खाली कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का, ये कैसे निकलेगा? ठीक है, ये तो फंस गया, इस पर तो प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो तो नहीं आता, लेकिन उसके ट्रांसपोज का तो आता है, ठीक है। और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? यानी जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है वही एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज जो कि वापस कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटरमिनेंट भी क्या है? सेम। ये बात क्लियर है? तो बाकी सारी बातें तो ठीक, पहले तो बहुत बोला हुआ था, लेकिन अभी आजकल के प्रॉपर्टी में मैंने ये प्रॉपर्टी आपको नोट नहीं कराया था। ये लिखो, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। और अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना मेरे साथ क्वेश्चन को, तो अपने अभी समझ में आ जाएगा। लिखा सबने? साथ रहना, जल्दबाजी नहीं करना, एक बार ही समझ में आ गया तो होना तो एक सेकंड में ही है। ध्यान से देखो, इज द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ऑर्डर थर्ड है यानी 3/3 ऑर्डर है, n3 हो गया। बोलता है ऐसा 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट ए मान लेते हैं मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 11 दे रखा उसने, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म बाय इट्स कोफैक्टर, थोड़ा बेटर ही है। बोल रहे इससे कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, मेरे को वो नहीं पता भैया, मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो पता है, वो तो मैं अभी निकाल दूं, फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे एडजॉइंट कैसे बनता है, जो भी ए मैट्रिक्स है उसके क्या लिखे होंगे? कोफैक्टर, और कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला होगा उसके ट्रांसपोज का, उसे एडजॉइंट कहते हैं, यानी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो निकल जाएगा। अब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या ओरिजिनल का डिटरमिनेंट अलग होता है या सेम होता है? तो ये वही आंसर आएगा, जो एडजॉइंट निकालोगे वो ओरिजिनल का कोफैक्टर वाले का ही आएगा। पकड़ गए बात? कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, हर चीज लिखी नहीं है, माइंड में हो रहा है थोड़ा बहुत। ये तो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकल रहा है, लेकिन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो सेम ही होता है, तो कोफैक्टर वाले का भी सेम ही आएगा। ठीक है भैया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास 11 था, ऑर्डर 3 - 1 2 था, यानी आंसर क्या आ गया? 121। कोई
कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। अटेंडेंस किसी ने फिल नहीं की तो बोलो। नेक्स्ट, देखो आंसर, आप अपना दिमाग में चलाओ, अपनी शीट को देख के नहीं सोचना है, डरना नहीं है, सामने बोर्ड को देख के सोचना है, चाहे हो चाहे ना हो। स्पीड बनी रहेगी, मैं थोड़ा सा एंड दूंगा तो आप शायद कर दो। तो बच्चे के पहले दिमाग में आएगा और कुछ नहीं तो सर सारे ब्रैकेट खोल, मतलब पूरा डिटरमिनेंट किसी भी रो से एक्सपेंड मार देते हैं, इसमें तो मेरे को भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट छोटा हो जाए? सर एक ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और हमें कोई भी कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी रो में दूसरी रो ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी भी थोड़ा घुमाना है क्वेश्चन को, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते हो, आपकी प्रॉपर्टी में बहुत कम प्रैक्टिस है। अच्छा बोल रहा है R1 R2 ऐड कर दो, क्योंकि 1 तो हो ही जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और 1 + 1 2, मतलब कुछ तो हल्का हो गया। बात ठीक है, जितना आप जानते हो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा और ध्यान दो यार। आंसर एक जीरो भी है, जीरो वाली 3 प्रॉपर्टी भी है, 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, प्रोपोर्शनल हो, पूरी रो जीरो हो, जीरो ऐसे भी हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? 12 - 10 तो 2 भी होता है। ठीक है, तो देखो C1 में अगर मैं C2 ऐड करूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, C1 को चेंज कर रहे हैं, और -10 + 12 2, 1 1 2 1 1 2, C1 C3 आइडेंटिकल, आंसर 0। बच्चा बोल रहा है नहीं, मान लो मेरे को ये नहीं दिखा, मेरे को कुछ और दिखा जिससे थोड़ा आसान तो हो रहा है, तब मेरा भी जीरो आएगा। नहीं कर कैसे भी ले आना जीरो है, लेकिन वो कितनी देर में आना है फिर वो फर्क आ जाएगा। ये बात क्लियर है भैया? तो यहाँ हमने बस एक छोटा सा ऑपरेशन, एक छोटा सा ऑपरेशन डाला हमने कि हमने इस क्वेश्चन के लिए C1 को चेंज कर दिया C1 + C2। डायरेक्टली देख लीजिएगा, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 + C2, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, -10 + 12 2, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, और यहाँ आपका C1 और C3 इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हो गया, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0। ऑप्शन डी। कोई भी दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, वो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू बता दो। सबको पता है, सब कुछ नहीं लिख रहा, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है, उसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड इक्वल कांस्टेंट मैट्रिक्स, ऐसा आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे। ठीक है ना, और इसे आप ए मैट्रिक्स कहते थे, और इसे एक्स कहते थे, इसे बी कहते थे। एक्स का आंसर आता था ए इनवर्स इनटू बी। कल सारी कंडीशनें पढ़ी, एक बारी बोल दो एक्स का यूनिक आंसर कब आएगा? जब इनवर्स पॉसिबल होगा, और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, और सर ये सब तो सॉल्व होगा ही, बस डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका तो यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कोएफिशिएंट उठा लो, देखो एक्स वाई जेड के हो गए 1 1 1, इसका हो गया 2 1 - 1, इसका हो गया 3 2 के, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, एक्सपेंड मार दो, एक्सपेंड मारते ही अभी के पता लग जाएगा क्या है। बस ये ध्यान देना, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कई बार जल्दबाजी में किसी से भी गलत हो रहा होता है। भाई इसको चलो सिंपल कर कर आगे के आ ही जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल वाली शक्ल में आएगा ना। मान लो आगे के नॉट इक्वल 0, ऑप्शन मिल गई तो ठीक है, आप खुशी हो गए, लेकिन के आगे के नॉट इक्वल 3, और वो 3 ऑप्शन कहीं नहीं है, एक ऑप्शन 4 लिखी हुई है, जैसे कल हुआ था एक क्वेश्चन में। तो के 3 के इक्वल नहीं है तो बाकी तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर 4 वाली ठीक हो जाएगी ना। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो खैर कर दो फटाफट से, पहली रो पे एक्सपेंड कर देते हैं 1 × डायगोनल की मल्टीप्लाई के माइनस माइनस प्लस टू, एक्सपेंशन सबको आती है -1, वो तो मैं बोल नहीं रहा, नॉर्मल सा है, +1 × 4 - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया k + 2 - 2k - 3 + 1 इज इक्वल है 0। ठीक है, ये 3 - 3 कट गया, k - 2k नॉट इक्वल है 0, और k नॉट इक्वल 0 आ गया, k नॉट इक्वल 0 यानी आंसर बी पार्ट आ गया।
हाँ, जब हम कॉमन लेते हैं ध्यान देना डिटरमिनेंट में, तो किसी एक रो से ही कॉमन आ जाता है। अगर वो तीनों रो के बाद सेम नंबर है तो 3 बार ही कॉमन आएगा, वो तो आप करते ही हो, उसके बाद भी कर सकते। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट, सामने देखो, बोलो भाई पीछे कॉर्नर आंसर। कैसे? रो को कर दोगे तो भी हो रहा है। खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो, आओ आगे, जल्दी आओ, इतना टाइम मत लगाओ यार, फालतू बोलना बंद हो जाएगा ना, तुम्हें बस रहेगा यार आगे है, और तुम जानते तो वही, कोई नए तो हो नहीं। आओ जल्दी से आओ, सारी शैतानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब पढ़ो ध्यान से, देखते रहना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, भैया ऐसे एक्सपेंड करूंगा क्यों ना के नंबर है, पता नहीं कभी आंसर आएगा। तो बच्चा कह रहा है भैया रो में रो माइनस, कॉलम में कॉलम माइनस करके छोटा तो हो रहा है, तो छोटा ही कर लो यार। तो मैंने कहा अच्छा करते हैं, चलो रो से खेलते हैं। डायरेक्ट देख लेना, R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R2, बोलो 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 14 1। R2 को चेंज करते हैं, R2 माइनस R1 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर क्या आएगा? चाहिए काम आप कॉलम से कर लो, तब भी हो रहा है ऐसे। थोड़ा सा ना फोकस करिए, 2 घंटे बैठते हो ना तो ईमानदारी से सीरियस नोट पे बैठो। दो क्या, वैसे तो 4 बैठते हो तो थोड़ा उदास होते हो तो कर लेते हो मस्ती, है? बचो, लेकिन अपना ही नुकसान होगा उससे, ठीक है ना। और भैया ऐसा है नहीं, आपको मालूम है 2 बारी कहेगा, 3 बारी कहेगा, चौथी बारी कहेगा ही नहीं, और ये नहीं सोचेगा बड़े हो चुके हो, ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, सामने ध्यान दो, आंसर तो 2 आएगा, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स वाला क्वेश्चन है आपके हिसाब से, आपने ऐसा कुछ पढ़ नहीं रखा 12th मैथ्स में। उसने तो ये दिया हुआ है लेफ्ट राइट के इक्वल है, तो क्या बता दे। तो भाई ये ट्राई किया जा सकता है, इसको सिंपल करते करते हम ये शक्ल बना दें, सेम शक्ल, और सेम शक्ल बनाने पे कोई नंबर आ जाए, बाकी ये मैच हो जाए, तो ओके वही होना चाहिए था। तो सर सेम शक्ल कैसे बनाओगे, जो तुम कल से आज तक फंक्शन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, किसी भी एक रो में दूसरी रो ऐड की जा सकती है, माइनस की जा सकती है, वो लगा के इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। अपने मन की ना बोल के मेरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बहुत कुछ कह सकते हो और शायद उससे होगा भी, मना भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्टकट, अब ऐसे वाले क्वेश्चन ढंग से सीखने के लिए 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मारने पड़ते थे, तो बच्चे का दिमाग खन खन करके चलता था कि जल्दी कैसे होता है। मैं डायरेक्ट वहीं पहुंचा रहा हूँ आपको, R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप करोगे कहोगे छोटा कर रहे हो क्या कर रहे हो, ठीक है जी, क्योंकि मैं तीनों रो ऐड कर दूं, तो ध्यान से देखना 2A प्लस 2B प्लस 2C, तीनों रो ऐड कर रहा हूं, वही बात है 2A 2B 2C, तीनों रो ऐड कर रहा हूं तो 2A 2B 2C, यहां आ जाएगा डबल ऑफ A प्लस B प्लस C। उस जैसा तो कहीं से भी नहीं बना यार, अजीब काम कर रहे हो। एक बार आपका भी, मैं अपनी बात अब बाद में बोलूंगा, मैं ये गलत बोल चुका हूं, तो मैं सेफ खेलना चाह रहा हूं, मैं बात घुमा दूं पकड़ के, तो बाद में देखना घुमाऊंगा नहीं घुमाऊंगा, शायद आपके पास कोई ट्रिक हो कि जल्दी से आप ऐसा बना लो, कोई भी पूरा बैच, टाइम ही खराब हो जाएगा, ठीक है। सुनते रहो, तो तीनों रो ऐड कर दी, तो बोलो डायरेक्ट बोलो क्या बनेगा एक बार, यहाँ क्या बनेगा, डबल ऑफ A प्लस B प्लस C, डबल ऑफ A प्लस B प्लस C, डबल ऑफ A प्लस B प्लस C, डबल पूरी रो के पास है 2, 2 को कॉमन ले लेते हैं, डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो से कॉमन आ जाता है, ध्यान देना। तो अंदर क्या बचा, सर आ तो A प्लस B प्लस C भी कॉमन रहा था, वो क्यों नहीं ले लिया भाई, मेरे को राइट बनाना है, मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले तो सकता हूँ, लेकिन फिर 1 बन जाएगा, 1 तो चाहिए नहीं ना, चाहिए तो ABC। और अब ध्यान देना, अब अगली 2 लाइन में मेरा काम हो गया, मेरी राइट साइड मैच है, ध्यान से देखते रहो। अगर मैं R2 में R1 माइनस कर लूं तो देखो AB कटेगा माइनस C, ठीक है, माइनस की दिक्कत मत मानना, माइनस माइनस तो एडजस्ट हो जाते हैं। R2 माइनस R1, BC कटेगा माइनस A, AC कटेगा माइनस B, तीनों एलिमेंट मैच। R3 में R1 माइनस कर लूं, CA कटेगा माइनस B, AB कटेगा माइनस C, BC कटेगा माइनस A, ये भी मैच,
ठीक है भैया, लास्ट दो रो तो मैच हो रही है मेरी, कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यानी मैंने चेंज किया R2 को, चेंज किया R2 माइनस R1, R3 को चेंज किया R3 माइनस R1। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, इसमें से माइनस करेंगे, ऑर्डर पर ध्यान देना। ठीक है, ए प्लस बी में इसे माइनस करेंगे, सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी तो कट जाएगा, माइनस ही बच जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट लिख दूं, सेकंड रो लिख रहा हूँ, माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, R3 में R1 माइनस कर रहा हूँ, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फर्स्ट रो एज इट इज। भैया दो बातें हैं, ये आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ मैच भी हुआ है ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ माइनस फालतू है। ठीक है, दिक्कत ये पहली रो मैच नहीं, पहले पहली रो को पकड़ो, पहली रो पे आपको यहाँ पर ए चाहिए, तो R1 में R2 R3 ऐड कर दो, उठा के सारे ऐड कर दो। देखो माइनस ही यहाँ के ऐड होगा, यही बचेगा, ये ऐड होगा, माइनस ही कटेगा, बी बचेगा, ये कटेगा तो सी बचेगा, तो ले पहली रो भी मैच है। ठीक है भैया, तो मैंने एक और ऑपरेशन लगाया, R1 इज चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डबल ऑफ माइनस ही कट गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये सी आ गया। डायरेक्ट कर दूं ना, कितना लिखूंगा सर, अब ये भी मैच ही है, बस माइनस फालतू हो रहा है, तो माइनस तो कॉमन ले सकते हो, तो पहले भी ले सकता था, जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो माइनस इसको काट देता। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो एक माइनस बाहर है, ये प्लस के हो गए, एक माइनस इस रो का भी कॉमन ले लो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है। ठीक है भैया, ये BC आ गया, और ये बिल्कुल राइट साइड आपकी मैच हो चुकी है, और बस राइट साइड पे के लिखा है, मेरा 2 आया, तो के का मतलब क्या आ गया। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं। सीधा चलाओ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम का कांस्टेंट टाइम, वेरिएबल टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, जो कर रहे हो गलत नहीं है, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत। ऑप्शन में 1 माइनस एक्स क्यूब बार बार दिख रहा होगा शायद, तो क्या हम 1 माइनस एक्स क्यूब बना सकते हैं, C1 C2 C3, C1 पे शायद कहीं 1 दिखेगा, दिख रहा हो तो, और किसी भी कॉलम का एक्स टाइम करके इस कॉलम में माइनस किया जा सकता है, तो देखो 1 माइनस एक्स क्यूब बनता है ऐसा करके, एक लाइन पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कर सकते हैं। मतलब वो लगता है ना कि ये कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल है, अरे जब ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, तो ए भी शब्द है तो एक्स भी तो शब्द ही तो है, यही फर्क पड़ा। सामने देखो, डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डी दे रखा है, ठीक हो गया। बोलता है ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन है, डिटर्मिनेंट इसके एडजॉइंट का निकालना है, तो ये तो कुछ नहीं, शब्दों में बोल रखा है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला तो सबको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट को डी का है, ऑर्डर का मतलब n ही है, तो डी की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट बोल दो अगले का आंसर, ओके अगले का आंसर, बाकी क्रॉस वेरीफाई करा देना, पता सबको ही है, माइनस की को। नेक्स्ट 37 सामने देख ही लो ऐसे तो, इसको तो
बोलो एक बार ऐसे बोल देना, ए मैट्रिक्स की रो कितनी है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स है तो एक ही बारी में तीनों रो से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे तो हर रो का एक एक बारी यानी 3 बारी बाहर आएगा, यानी 3 का क्यूब 27 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, सीधा ही आंसर आ गया, इसकी तो जरूरत ही कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 38, बस वो जो 6-7 प्रॉपर्टी बोली है उसके साथ का क्वेश्चन आपने 12th में देखा ही नहीं है, तो वो जहां आ गया तो वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो बहुत बड़ा, मतलब रजिस्टर का सवा पेज भर जाएगा इसके आंसर निकालते निकालते यहाँ तक पहुंचने में, अगर एक्सपेंड कर दिया तो, अगर एक्सपेंड कर दिया किसी भी रो या कॉलम से तो तकलीफ तो बहुत ही हो जाएगी। तो थोड़ा तो सोचो, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शक्ल अजीब सी दिख रही है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो दिमाग लगा के लग कर लिया करो, होता है ठीक, बस दिमाग लगाना आना चाहिए। सर क्या देख, चारों ऑप्शन में तो 1 माइनस एक्स क्यूब दिख रहा है, यानी आंसर जो भी आएगा उसमें 1 माइनस एक्स क्यूब तो आना ही चाहिए, ठीक है, ये तो हमने इससे नकल लगा ली। अब 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ भाई कोई भी कॉलम में कॉलम माइनस रो में रो माइनस, क्या पता 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे में बन जाए, कॉमन ले लियो वही नहीं खत्म हो जाएगा। सर कैसे बनेगा, मतलब 1 तो है, चलो कहीं एक्स क्यूब हो तो हम माइनस कर दें 1 माइनस एक्स क्यूब भी बन जाए, ठीक है भैया, एक्स क्यूब के जो नजदीक वाली बात ये है, लेकिन एक्स क्यूब नहीं है। तो मैंने कहा था किसी एक कॉलम में दूसरा कॉलम माइनस भी कर सकता हूं, मैंने ये भी कहा था किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम का के टाइम कोई भी नंबर टाइम माइनस कर सकता हूं, तो इसको एक्स टाइम ही करते हैं, इसको पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करके यहां लाके माइनस कर देते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी ऑपरेशन पे फोकस करना, मैं C1 को चेंज करूंगा, C1 जो कि 1 है, पहला एलिमेंट ही देखो, माइनस एक्स टाइम ऑफ C3। कोई कोई बच्चा जैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस बात पे, एक बात पे अटक जाता है, बस बोलता है भैया ये वेरिएबल है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर करे हमने जिसमें एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो चलेगा, आपने तो कहा था कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ नहीं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में ये कांस्टेंट कैसे नहीं हुआ, चैप्टर से चैप्टर भी तो फर्क पड़ता है ना, ये डिटरमिनेंट ही है ना, अगर इस पूरे को खोल लोगे तो एक्स और नंबर डिपेंडेंट आंसर आएगा ना, उसे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नंबरों में ही होती है, तो वो एक्स और नंबर डिपेंडेंट आएगा तो एक्स क्या हुआ तुम्हारा, फिर नंबर ही तो हुआ, एक्स वेरिएबल हुआ कैसे यहाँ पे, ठीक है भैया, तो एक्स कांस्टेंट ही है, ध्यान देना, और किसी भी एक रो में दूसरी रो का कांस्टेंट टाइम हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं ये करूंगा, अभी पूरा देखो बहुत आसान दिखेगा, एक लाइन पे खत्म होगा, तो मैं तो पहले एलिमेंट से दिखा रहा हूँ तुम्हें, 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना है, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आया, सर 1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, और बाकी बिगड़ गया तो क्या करोगे, बिगड़ ही नहीं ना, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स कर, यहाँ लाके माइनस करो जीरो, तो जीरो और वैल्यू, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स, यहाँ लाके मल्टीप्लाई माइनस करो जीरो, ये भी जीरो में लगी, पहले ही कॉलम पे एक्सपेंड मारेंगे क्योंकि मैक्सिमम जीरो है, वही आंसर हाथ में आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन पर क्वेश्चन रजिस्टर के जो डेट पेज में भी करते हैं तो एक लाइन में भी करते हैं, ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे होते हैं तो देखिए C1 में x टाइम ऑफ C3 माइनस करना है, तो 1 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम ऑफ ये, तो x के x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यहाँ लाके माइनस, C1 को चेंज करना है C1 माइनस x टाइम ऑफ C3, लिख दूं डायरेक्ट, लिख दूं जीरो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। फिर जैसी कम प्रैक्टिस है एक आधा बच्चा इस बात पे कंफ्यूज हो सकता है कि भैया जी आप कह रहे हो इसको x से मल्टीप्लाई करा तो इसको नहीं चेंज करोगे, नहीं हमने चेंज इसको नहीं करा है, चेंज किसको करा है, C1 को चेंज करा है, C3 को नहीं चेंज किया, C3 वही रहेगा, C1 में x टाइम ऑफ C3 माइनस कर देंगे, ये क्लियर है, C3 वही रहेगा, और अब C2 सेम, C3 सेम, और अब भैया मेरा एक तो 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया, एक एक कॉलम पे मैक्सिमम जीरो वाली बात आ गई है, तो मैं इसी पे एक्सपेंड मार देता हूँ, और जो थोड़ा भी बेटर कैलकुलेशन का जरा भी बच्चा है ना सर, पहला कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस एक्स क्यूब, रो कॉलम छोड़ दिया, डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ डायगोनल की एक्स क्यूब, लो ये तो काम ही हो गया, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, ऑप्शन क्या आ गई डी का। हो गया बताओ, ये आपने निकाल लिया होगा, बस आंसर बोलो,
सी पार्ट 7/2। किसी को दिक्कत है तो बोल देना। 40 दिक्कत है बोल देता हूँ एक बार, ऐसे ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ, सामने ध्यान देना। मतलब अभी तो चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा है, दिक्कत नहीं, कर लोगे। ये मिक्स जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चा कभी भी सोच लेता है किस चैप्टर से करूँ, लाइन की इक्वेशन बनाना है 2 पॉइंट की। ठीक है भैया, चैप्टर का नाम थोड़ी देगा वो, 2 पॉइंट की लाइन की इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन 11th क्लास होती थी। अब कैसे बनाऊं, है ना, वो 12th के टॉपिक से सोच रहा है तो बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी। अगर 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग की इक्वेशन बनानी है तो इन 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग पे तीसरा कोई और पॉइंट भी होगा, आर्बिट्री पॉइंट कुछ भी होगा, क्या पता एक्स वाई, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर भी हुए, इस एक्स वाई को भी उसी लाइन के ऊपर है, और 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है। ठीक है, पहला पॉइंट कोई भी पहला लिख दो, उल्टा पुल्टा करने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम 1 1 इक्वल 0, एक्स पे मारोगे तो एक्स वाई की इक्वेशन और तीनों पॉइंट पक्का कोलिनियर है। ठीक है, एक्स वाई की इक्वेशन और एक्स वाई और कुछ नहीं है, इस लाइन पर सारे पॉइंट है, और सारे पॉइंट मतलब लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है भैया, किसने कर लिया था? अभी ज्यादा ने नहीं किया था तो कर लो, जो सोच नहीं पाया 1 मिनट ऐसे सुनोगे, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए भाई, जबरदस्ती नहीं करना। 1 मिनट फिर सुनना। 2 पॉइंट की लाइन जाने की इक्वेशन बनानी है, तो मैं कह रहा हूँ लाइन 1 पॉइंट है कि इनफाइनाइट पॉइंट, तो बच्चा बोलेगा इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट फिक्स है कि वेरी कर रहे हैं, बच्चा बोल रहा है वेरी कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं तो मानो ना उन्हें एक्स वाई, तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट को एक्स वाई बोल दिया, तो यानी लाइन की इक्वेशन पॉइंट की इक्वेशन मतलब एक्स वाई की इक्वेशन। अब बनेगी कैसे? तो एक्स वाई और ये 2 पॉइंट है तो एक ही लाइन पर कोलिनियर है, कोलिनियर की प्रॉपर्टी में डाल दिया इक्वेशन, तो एक्स वाई की आएगी, एक्स वाई मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट मतलब लाइन, तो लाइन की इक्वेशन आएगी। कहानी क्लियर है? एक्सपेंड मार देते हैं ऐसे। ठीक है, पहले कॉलम पे मार देते हैं, चलो x इंटू, क्योंकि थोड़ा जीरो का बेनिफिट मिल जाएगा। रो कॉलम छोड़ दिया, 0 -13, पहले कॉलम पे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, दूसरा एलिमेंट -15 होगा, रो कॉलम छोड़ दिया, y -13 इज इक्वल 0, तीसरा तो 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो -13x -15y प्लस 195 इक्वल है 0, और माइनस से डिवाइड कर दो, 13x प्लस 15y इज इक्वल है 195। ऑप्शन आ गई बी पार्ट। साइन का ध्यान दे लेना। नेक्स्ट हो गया, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ क्यों नहीं लगा सकते, बच्चा कह रहा है मैं 11th वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, तो लगा दो ना, 2 पॉइंट फॉर्म जो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो बनेगी तो सही, मैथड थोड़ी मांग रहा है, आंसर ही तो मांग कर रहा है। हाँ जी, आंसर बोल दो, 17 यूनिट बोलो क्या आया। सी पार्ट। नेक्स्ट 42, माइनर को एम से लिखते हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि सीयूटी तक भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म जाती है। मैं कोफैक्टर को सी से बोलता था, लेकिन एनसीईआरटी कैपिटल ए से बोलती है, ध्यान देना, कोफैक्टर को कैपिटल ए से। तो 2 पोजीशन का माइनर, ये है 2 पोजीशन आपकी, इसका माइनर रो कॉलम छोड़ दो, डायगोनल की मल्टीप्लाई एआई माइनस ऑफ डायगोनल की जीसी, ये तो माइनर आ गया। और 2 पोजीशन का कोफैक्टर सबको पता है, माइनर ही तो कोफैक्टर होते हैं, बस साइन देखना पड़ता है, पोजीशन का सम इवन है तो साइन तो यही रहेगा। ठीक है भैया, यानी ए आई माइनस जी सी। कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और ऐड करोगे तो भैया 2ai प्लस -2gc हो जाएगा, 2ai -2gc। दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट 43, सिर्फ सुन लो जिसने ना कराओ, क्योंकि मेरे कराने जैसा बनेगा नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है तो भाई कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज ही करना है। ठीक है भैया, और क्या सी आया क्या? हाँ ओके, तो खैर कोफैक्टर लिख के आपने मतलब सारे कोफैक्टर लिखने मत बैठ जाना, आपने पहली रो के कोफैक्टर लिख के मान लो, वैसे तो नो के नो लिखने चाहिए, और पहली रो के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे पहला कॉलम बनेगा, और पहला कॉलम मान लो यही वाला मैच हुआ, नो 2 -3, तो बाकी में तो है नहीं, फिर नो निकालने की जरूरत क्या है, फिर तो आप एक कॉलम के भी कोफैक्टर करके काम कर ही दोगे, है ना। एक सेकंड बच्चों, कॉल लेना जरूरी है।
ए बी का होल इनवर्स भैया का डिटर्मिनेंट है कहाँ? करेक्शन बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि ऑप्शन तो डिटर्मिनेंट की दी हुई है, सारे आंसर डिटर्मिनेंट में पूछा मैट्रिक्स है, और एक्चुअली ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है मैट्रिक्स की बात करें तो। ठीक है, तो करेक्शन डिटर्मिनेंट का साइन आप डाल लो, और वो आपको पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ए इनवर्स 2/2 ऑर्डर में तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं हम। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट शॉर्टकट से डायगोनल इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन बदल दिया, है ना? कोई दिक्कत है तो बोले। नेक्स्ट 46, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। जिसने निकाला है तो ए का डिटर्मिनेंट बोलना क्या है? मैच नहीं हो रहा तो छोड़ो, एक्सपेंड कर रहे हैं। पहली रो कॉलम छोड़ दिया, 4 - 3 -1 इंटू 2 -9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहा हूँ पहले, 3 इंटू 1 - 6, तो 1 इंटू 2 2 -7 इंटू -1 +7 -5 इंटू 3 -15, 9 -15 -6 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -6 है और ऑर्डर उसका 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, ए पार्ट में करेक्शन बना लो। नेक्स्ट, यही आया था ना सबका 36, सामने ध्यान दो। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। मैं कल भी एक बात कह रहा था, क्वेश्चन कितना भी आसान है फंस भी जाता है। मैंने कहा था डिटर्मिनेंट कभी लिखे ना तो डिटर्मिनेंट को सिंबॉलिकली लिख लेना, नहीं तो कई बार क्वेश्चन दिखता नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल, डिटर्मिनेंट किसका? ए इनवर्स का। किसके इक्वल दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये दिया हुआ है उसने। आपको क्या पता, वो छोड़ो, वो कह रहा है ये है तो n बता दे। तुम ये कह रहे होंगे कि ये इक्वल है, हमें तो ये पता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, हमें तो ये पता है। तो इक्वेट मारो, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होनी चाहिए, और राइट को पहले सेम शक्ल दे दो। सबको पता है एक नंबर है, नंबर की पावर 1, अगर ऊपर नंबर चला जाए तो उसकी पावर क्या हो जाती है? इनवर्स मत पढ़ देना इसे, कभी गलती सोच लो कोई भी। ठीक है भैया, मैं ए 1/a को ए इनवर्स नहीं बोल सकता, और मैट्रिक्स में 1/a कुछ होता भी नहीं है। आप 1 की मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये ए का डिटर्मिनेंट है यानी नंबर है, और नंबर को ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन बदलेगा ही बदलेगा। ये इनवर्स नहीं है, ये पावर ही है। ठीक है, और अब आप ध्यान दो, ये बुक ने दिया है, ये तुम कह रहे हो, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, और राइट इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई? -1, यानी n आपका आ गया -1। कोई दिक्कत है तो बोलो। ज्यादा बेकार है। नेक्स्ट, (48) बोल तो निकाला होगा आपने तो। किसी का नहीं हुआ तो 1 मिनट देख लेना। ए इनवर्स को इन टर्म ऑफ ए लिखना है, तो इन टर्म ऑफ ए तो क्या ही लिखोगे आप? ए इनवर्स निकालोगे भैया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट कर लो, -9 -4 -13 हो रहा है, और एडजॉइंट का शॉर्टकट डायगोनल इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन बदली। ठीक है भैया, ये मेरा ए इनवर्स आ गया -1/13। नहीं तो आप गलत बोल रहे हो ना मेरे भाई, सी कैसे आया? ठीक है, -1/13 तो चलो मैं मैच भी कर लूँ, ए तो मैच है नहीं, ए के तो साइन उल्टे जा रहे हैं, यानी आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो अगर इसे ए बनाना है, और माइनस कॉमन निकाल के ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये सारे साइन पलट जाएंगे और ये वापस आपका ए बन जाएगा। तो एक्चुअली तो ये 1/13 ऑफ ए आ रहा है। ऑप्शन क्या है? ए पार्ट। ठीक है, कृतज्ञ करें यार, ऐसी गंदी गंदी आवाजें क्यों निकाल रहा है? सामने देखो, रोक दो। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक ही लाइन पे खत्म होगा, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट तो आप डायरेक्ट पकड़ लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से ए कट जाएगा। डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 + BC है,
माइनस ऑफ डायगोनल की BC है तो 1 प्लस BC माइनस BC, BC कट जाएगा तो डिटरमिनेंट 1 आ रहा है आपका। ठीक है, एडजॉइंट तो अपन शॉर्टकट से कर लेते हैं, डायगोनल इंटरचेंज तो 1 प्लस BC अपॉन ए ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, ऑप्शन कौन सी मिल गई? सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x पूछ रहा है, सबको क्या बताया सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। बोलो क्या आया? बोलो सी पार्ट। नेक्स्ट 51 ए मैट्रिक्स बोल दो। तो पहले निकालने मत बैठ जाना, सामने देखो कि एक ऑर्डर ढूंढ लिया 2/2, फिर ABCD लिख के इक्वेशन बना के सॉल्व करके निकाल दिया तो टाइम बहुत लग गया। सीधी बात, इसको C बोलो, इसको A बोलो, इसको B बोलो, शॉर्टकट में होगा। तुम्हें A मैट्रिक्स निकालना है, इसी को हटा दो यहाँ से। सर मैट्रिक्स तो शिफ्ट नहीं हो सकती, मैट्रिक्स तो डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो प्री मल्टीप्लाई करा दो ना C इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई का मतलब हम जानते हो दोनों तरफ प्री रहेगा वो, और C इनवर्स इंटू C I होता है, I इंटू A होता है। तो आपने ये तो दिखाई दिया अलजेब्रिकली एक ही लाइन में, भाई ये तो मैं निकाल लूंगा C इनवर्स इंटू B। और C इनवर्स में टाइम कौन सा लगना है? C किसे बोला था, ध्यान से देखना, इसे बोला था हमने C। ठीक है, इसका इनवर्स तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C 20 माइनस माइनस प्लस 14 यानी कितना आ रहा है 1/34 इंटू एडजॉइंट ऑफ C डायगोनल इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, ये हो गया C का इनवर्स इंटू B आपने इधर बोला था, तो वो क्या है आपका -1204। बस मल्टीप्लाई मारना, आंसर अब जो मैच हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा -5 + 0 -5। ठीक है, एक बार डिटरमिनेंट दोबारा चेक करें, आ तो यही रहा है 20 + 14 34 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन इनमें से बनेगी, लेकिन ना ये गलत है, 34 करना पड़ेगा। देखते जाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई 10 - 8 10 - 8 कितना हो गया 2। ठीक है, मिल चुका है मेरे को आंसर, ये है आंसर, करेक्शन बनानी पड़ेगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा -7, इसकी इससे मल्टीप्लाई 14 + 16 30। ठीक है भैया, आ गया आंसर, करेक्शन कर लेना, 6 की जगह 34। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, हो गया। चले भाई, कल मिलते हैं क्लास में। कल पहला 2 घंटे तो आपका संजय भैया के साथ होता है, कल वाले डे पे, है ना? वेडनेसडे आ गया ना कल, और अगला 2 घंटा मेरे साथ होता है, तो मे भी 1% चांस है कि संजय भैया की जगह मैं ही ले लूँ क्लास। 1% तो पहुँचना तो वही है, कोई चेंज नहीं है, वही शेड्यूल है। मैसेज फिर भी आते हुए एक बार ही चेक कर लेना, क्योंकि संजय भैया आउट ऑफ दिल्ली है, तो वैसे तो वो सुबह से ही उड़ते हुए आ जाएंगे, लेकिन अब आना ही है तो अगर लेट हो रहे हो तो फिर मैं लूँगा पूरा 4 घंटा। ठीक है जी, और नहीं हो रहे होंगे तो क्लास ऐसे होती है। वैसे तो आते हुए मैसेज चेक करके आना व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए क्लास ऐसे नहीं करते, पूरा करके दिखा, चल अभी गिर जा। देख लेना यार, मेरे को तो सारा ही खास लगता है और सारा ही बेकार लगता है। जो आता है वो खास है, जो नहीं आता केशव शर्मा 602। आप बोला तो वो मम्मी का है वैसे, लेकिन अब मैं अपने पे यूज हाँ, तो ये वाला भी है ना? हाँ, फिर यही है, यही है।
आपने ऐप इंस्टॉल कर ली? नाम बोलो। कौन सा नंबर है? ये वाला है 504। देखो कौन सा है, सोल्व करना। ऐप इंस्टॉल हो गई ना? समीर खान। मैनुअली कर देते हैं। नंबर बोलिए। 9870482422 हो गया? सर आपने एक पॉइंट बोला था कि जो डेसिमल होता है वो बीच में देते हैं और जो मल्टीप्लाई होता है बॉटम पे लगता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 15,000 मैंने कहा था ना, एक और बात कही थी मैंने, किताबें ध्यान नहीं रखती।